चलो जी स्टार्ट करते हैं। 2022 सोशल साइंस का सेक्शन है कंप्लीट। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप उसके साथ अटैच रहें और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें। कौन सा क्वेश्चन है, पहला देखो, विच नेशन डिड जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी। इसका आंसर आएगा जर्मनी। अपने सिलेबस में दो देर का है, एक दूसरा देर का फ्रांस का, उनका नाम है मेरिन। क्या नाम है? मेरिन। ओके, और ये मेरिने को पब्लिक स्क्वायर में क्यों इरेक्ट किया गया था, ये क्वेश्चन भी 2022 के अंदर एक नंबर में पूछा गया। इसका आंसर आगे की स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर जर्मेनिया का जर्मनी आएगा और मेरिना का पूछा तो क्या आएगा, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी फॉर चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज द रेज ऑफ द राइजिंग सन। इसका आंसर आएगा बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। और आपको पूछे बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा का कोई क्रॉप का नाम बताओ, तो कॉटन जो क्रॉप है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा का एक सिंबल थी। अब आपको क्या करना है, बीइंग फीड, पीस और हीरोइज्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इस साल 2026 के लिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन तीनों का भी आप आंसर निकाल के तैयार रखें, मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखे हीरोइज्म का मतलब क्या होता है, बीइंग फीड क्या सिग्निफाइज करता है और पीस क्या सिग्निफाइज करता है। Who among the following was awarded the Nobel Prize for Literature। ये आपके हिस्ट्री के किसी चैप्टर से उठाया गया है राइटर का। इसका आंसर आएगा वी.एस. नैपॉल। ओके, ये वापस रिपीट हो सकता है, सीबीएसई में भी 2-3 बार पूछा गया। ठीक है, सीवी रमन इंडिया के है, अमर्त्य सेन भी इंडिया से है और मदर टेरेसा भी का इंडिया से। ओके, व्हाट इज जूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपन बोलते हैं जूम कल्टीवेशन। आगे बात समझिए, जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, ये पीस ऑफ एग्रीकल्चर फार्म है, इस पे आपने एग्रीकल्चर की और कुछ टाइम के बाद आप दूसरे फार्म पे क्या हो रहे, शिफ्ट हो रहे हो, जैसे फार्म नंबर 2, तो इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन। ओके, प्लांटेशन क्रॉप है, इसके दो एग्जांपल ध्यान रखने, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, एक तो टी और दूसरा क्या होता है, कॉफी होता है। ओके, कॉमर्शियल कल्टीवेशन का मतलब कुछ भी करके उनको क्या गेन करना है, मनी गेन करना है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये 2023 में पूछा गया। हाई पॉपुलेशन एरिया के अंदर इसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। इंटेंसिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, कभी अपन भगवान ऐसी नौबत नहीं आवे, आईसीयू में जाते हैं तो वहां पर फुल फॉर्म लिखा रहती है इंटेंसिव केयर यूनिट, एक्स्ट्रा। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 5, और विच रिवर हैज द सरदार सरोवर डैम बिल्ट। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे बिल्ट बना है, महानदी है, गंगा है, नर्मदा है और गोदावरी। आपका जो राइट आंसर आएगा नर्मदा रिवर इज द राइट आंसर। ये गुजरात के अंदर बनाया गया है, ठीक है ना। और यहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, एक विलेज है, इस विलेज का नाम है केवड़िया विलेज। ओके, गंगा रिवर पर जो डैम बना हुआ है उस डैम का नाम है टिहरी डैम। कौन सा डैम है, टिहरी डैम, और ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। ओके, सी इज द राइट आंसर। द राबी क्रॉप पेरिज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हीट बार्ले, व्हीट राइस, ज्वार बाजरा, मस्टर्ड कॉटन। देखो आपको एक जेके सुपर सीमेंट की निमोनिक से याद रखना है, जून जुलाई ये क्रॉप बोई जाती है, उसका नाम है खरीफ। क्या नाम है, खरीफ। आगे बात समझिए, एक आपको आरडी से याद रखना है, आर फॉर रब्बी, ठीक है ना, आर फॉर रब्बी और डी फॉर दीपावली। ओके, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास में रब्बी की क्रॉप बोई जाती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है रब्बी क्रॉप का पेड़ आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ज्वार और बाजरा जून जुलाई में बोया जाता है, तो ये पेड़ आ जाएगा आपका खरीफ का। मस्टर्ड और कॉटन, मस्टर्ड तो आपका आएगा रबी में और कॉटन किस में आएगा, खरीफ के अंदर, तो ये ऑप्शन भी गया। व्हीट और बार्ले ये दोनों किसके अंदर आएंगे, व्हीट और बार्ले ये दोनों किसके अंदर आएंगे, रबी के अंदर आएंगे। आगे बात सुनिए, अब एनसीईआरटी के हिसाब से व्हीट है वो रबी के अंदर आता है, लेकिन एनसीईआरटी जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बोलती है राइस को किसके अंदर इंक्लूड करती है, खरीफ क्रॉप के अंदर। आप 12th क्लास के अंदर जाओगे ज्योग्राफी कुछ और बोलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके हिसाब से व्हीट और बार्ले, व्हीट को गेहूं बोलते हैं, बार्ले को अपन बोलते हैं जौ, ठीक है ना, जो बियर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। ए इज द
राइट आंसर। द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। कई बार पूछा गया, आपको इस साल घुमा के एक और पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को, हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो आपका कहां पर आएगा, ब्रुसेल्स के अंदर आएगा। कहां पर आएगा, ब्रुसेल्स के अंदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन एनी लिस्ट ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक आपका देर का ट्रेड, आपका देर का एजुकेशन, आपका देर का फॉरेन रिलेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 शेड्यूल है वो 3 लिस्ट की बात करता है। एक लिस्ट है उसका नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट का नाम है कंकरेंट लिस्ट। अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, अगला जो सब्जेक्ट मैटर आएगा एक एक्स्ट्रा लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट का नाम है रेजिडुअरी पावर। और रेजिडुअरी पावर पे लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में। ये भी आपसे पूछ सकता है, या यूनियन गवर्नमेंट के पास में। तो राइट आंसर आएगा डी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस लिस्ट को अच्छी तरह तैयार कर ले, यहां से बड़ा क्वेश्चन बनेगा इस साल पावर शेयरिंग वाला, तो ये आपको याद होना चाहिए। बामसेप ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, ये वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है, वर्कर से रिलेटेड है। ये बामसेप है ना, इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1978 में फाउंड आउट किया गया था, और इनके फाउंडर का नाम क्या है, कांसी राम। क्या नाम है, कांसी राम। इस बामसेप का जो काम है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इनके राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन है, इसका पूरी फुल फॉर्म लास्ट के अंदर। और इनके फाउंडर का नाम क्या, कांसीराम। ये वही कांसीराम है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का क्या किया, फाउंडेशन किया, जो भी कुछ टाइम तक उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी क्या थी, गवर्नमेंट थी। ह्यूमन राइट डेवलपमेंट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज द राइट आंसर। एक चीज और है, ये नीति आयोग है ना, ये पूछ सकता है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015, और पहले जो बॉडी थी उस बॉडी का नाम था प्लानिंग कमीशन। आपके इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर दे रखा है। और नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन का ध्यान रखना है, वो कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो अपने अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। इनका ध्यान रखना है। तो नीति आयोग का पुराना नाम पूछ ले तो प्लानिंग कमीशन। इतना देर का आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं देर का। ऑक्यूपेशनल रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर इज, देखो बैंकिंग है वो आपका आएगा टर्सरी सेक्टर में, स्टोरेज सर्विसेज आपका आएगा टर्सरी सेक्टर के अंदर, जैसे रूम रेंट पे देते हो। कम्युनिकेशन सर्विसेज ये भी आपका आएगा टर्सरी सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आगे बात समझिए। और सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग हब, ये आपका इकोनॉमिक्स से उठाया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाइना। ओके, एक कंपनी है अमेरिका की जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। 1995 के आसपास इसने चेन्नई के अंदर अपना प्लांट लगाया 1700 करोड़ रुपीस, ठीक है, 1700 करोड़ रुपीस से। और इस कंपनी का नाम है फोर्ड नाम की कंपनी। कौन सी कंपनी है, फोर्ड कंपनी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया अमेरिका की वजह से। इसका राइट आंसर क्या आएगा, चाइना। कंपनीज दैट डू बिजनेस इन सेवरल कंट्रीज एट सेम टाइम आर कॉल्ड, इसका आंसर आएगा मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस इज द राइट आंसर। द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड व्हिच हैव लाइफ आर नोन एज, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जिसमें जान होती है, सांस होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, उनके बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। अब इसको याद कैसे रखोगे बायोटिक बायोटिक को, जो ऑक्सीजन लेते हैं उनको तो अपन बोलेंगे बायोटिक, जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उनको अपन बोलेंगे ए बायोटिक। ओके, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर है, उसके फर्स्ट पेज के अंदर से क्वेश्चन उठाया गया। ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज नोन एज, ऐसे पर्सन को अपन बोलेंगे
सेकुलरिस्ट। आगे बात सुनिए, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं? सेकुलर। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, SECULARIST, सेकुलर लिस्ट, सेकुलरिस्ट। ओके। इनकम ऑफ एनी कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द, वहां के कंट्री के जितने सिटीजन होंगे उसका होगा। आपके एनसीईआरटी में जो वर्ड दिख रखा है वो लिख रखा ऑल द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। इस साल जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुझे लगता है 1 नंबर के अंदर उसको टर्सरी सेक्टर से प्यार है, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा देश की जीडीपी है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल है वो कौन से सेक्टर का है? टर्सरी सेक्टर का। आगे बात समझे। और आपको पूछे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में सबसे ज्यादा रोल कौन से सेक्टर का है, तो उसका नाम ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर। ओके। रैपिड इंप्रूवमेंट इन, इसका आंसर आएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ओके। हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ये 2024 में सप्लीमेंट्री में पूछा गया। व्हाई स्टैच्यूज ऑफ मेरिना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है, देश के अंदर, अपने इंडिया के अंदर एक बीच है मेरिना बीच, चेन्नई के अंदर, वहां पर ऐसा बीच के आसपास कुछ किया गया। आपको ध्यान रखना कि इंडिया की बात नहीं कर रहा है, आपके सिलेबस में है वो किसका है? फ्रांस का। किसका काम है? फ्रांस का है। ठीक है। फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो स्टार्ट हुआ था 1789 के अंदर। ये पूछ सकता है कि देश में सबसे पहले लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का एक्सप्रेशन कहां से आया था? फ्रांस से 1789। किसी भी चीज को शो करने के लिए, जैसा अपना नेशनल फ्लैग है, ये प्राइड का अपना सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयते, ये अपना प्राइड का सिंबल है। तो प्राइड के सिंबल को इसलिए लगाया जाता है, रखा जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में और जानकारी और पता हो। तो मैंने आंसर पहले लिख रखा है, एज ए सिंबल ऑफ द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, द यूनिटी एंड लिबर्टी, मेरिना इज द नेशनल एम्बलम ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। फ्रांस का नेशनल एम्बलम भी है, जैसे इंडिया का सत्यमेव जयते। और इसका जो मेन टारगेट है ये अचीव करने के पीछे लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी, इसका लोगो था। ठीक है। और यही चीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने प्रीएम्बल में इस चीज को ऐड किया। Which disease killed 90% ऑफ cattle in the 1890? सबसे पहले ये बीमारी कहां पर आई थी? अफ्रीका के अंदर। आगे बात सुनिए। और बीमारी का नाम है रिंडर पेस्ट डिजीज। ओके, ये आपका राइट आंसर आएगा। इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 1944 के अंदर। ब्रेटन वुड ये जगह का नाम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक और जगह उसका नाम है हेम्पशायर। आपके फोटो भी दे रखी बुक के अंदर, 1944 के अंदर। और यहां पर दो बॉडी का जन्म होता है, एक बॉडी का नाम है IMF, एक बॉडी का नाम है इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। आगे बात समझिए। ये ऑपरेशन कब से चालू करती है, मतलब काम करना कब से चालू होती है? इसमें मैं लिख रहा हूं एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस साल पूछेगा वो। ऑपरेशन कब से चालू करती है? जुलाई 1947 से ये अपना काम चालू करती थी। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए था, एक तो कंट्री को लोन देना और किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है इन विच कंट्री, आंसर आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और आप यूएसए लिखो तो भी चल जाएगा। राइट नेम ऑफ टू थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये आपके सिलेबस में से हटा दिया इस चीज को, लेकिन आप लिख सकते हो। फ्यूल के लिए आपको क्या मिलती है? वुड मिलती है। क्या मिलती है? वुड फॉर फ्यूल। आगे बात समझिए। आप फ्रूट्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? फ्रूट्स लिख सकते हो, ये दोनों चीज लिख सकते हो। गम लिख सकते हो, गोन। आगे बात समझे। और फॉरेस्ट में, जंगल के अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी मिलता है, हनी बी, ठीक है ना, सेब, उसके लिए भी लिख सकते हो। आपके सिलेबस से कट गया है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ओके, व्हाट इज टांका? टांका कुछ भी नहीं है, राजस्थान के अंदर एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का ट्रेडिशनल मेथड है, स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ओके, उसके अंदर आप बाड़मेर का नाम लिख सकते हो, ठीक है, फलोदी का नाम लिख सकते हो,
और बीकानेर का नाम भी लिख सकते हो, आपकी बुक के अंदर दे रखा। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्टोर करने के लिए। ओके, राइट नेम ऑफ टू मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। एक तो आपका आंसर आएगा कॉटन और दूसरा क्या आएगा, जूट। जूट को अपन गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट प्रोडक्शन के अंदर सबसे बड़ा इंडिया का कोई स्टेट है, उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो इसमें प्रोड्यूसिंग कर रहा है जूट, उस देश का नाम है बांग्लादेश। ओके, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो ज्यादातर इंडस्ट्री है किसकी, जूट वाली, वो कहां शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश के अंदर। सेम पंजाब के साइड की जो भी कॉटन इंडस्ट्री, वो कहां पर चली गई, पाकिस्तान के अंदर चली गई। कब, पार्टीशन के बाद, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ओके, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देखो, अपना जो कंट्री है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, इसको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी। यहां पर एक छोटा सा कंट्री नीचे, इस कंट्री को अपन बोलते हैं श्रीलंका। आपको याद है रखना कि अपने को आजादी मिली 1947 में, इसमें +1 कर दो। अपना नीचे एक छोटा सा कंट्री है जिसकी लैंड बाउंड्री नहीं लगती है, इसका ध्यान रखना। तो कब मिली थी, 1948 के अंदर। इसी कंट्री के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, उस लैंग्वेज का नाम है सिनेला। कब किया था, 1956 के अंदर। ये वही 1956 है जिसके अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इसके हिसाब से इसी ईयर के अंदर, इंडिया से लिंक इसलिए कर रहा हूं कि आपके 1956 पूछ सकता है, इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंप्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन। तो 14 तो स्टेट बने थे और 6 क्या बने थे, यूनियन टेरिटरी। ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी। आपको याद रखना है 21 + 1, आगे बात चलिए, ये आपकी क्या है, हिंदी। तो टोटल जो लैंग्वेज है वो कितनी है, 22, लेकिन हिंदी को मना कर रहा है, इसका मतलब इसको माइनस कर दो, 21 लैंग्वेज आ जाएगी। आपकी बुक से क्वेश्चन उठाया गया। अगर पूछे हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूडिंग हिंदी, तब आपका आंसर आएगा 22। ये नया घुमा के पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में दिया गया है, तो आपकी बुक के अंदर लिख रखा है 8th शेड्यूल के अंदर इसको दे रखा, इसका ध्यान रखना है। ये रोमन में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चल जाएगा। गिव एनी एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट इन ए टू ए पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका सिलेबस हट गया, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कैसे टाइप का डेवलपमेंट है, इट इज ए सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट in which we should go to use our resources in such a way that the need of present generation will be fulfilled without compromising। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। The need of future generation, okay, but do not harm the environment। इन्वायरमेंट को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। मतलब प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो फुलफिल होनी चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, यानी उसके लिए कोई बचे ही नहीं चीज, वो नहीं होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना। इसको अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद कर ले, ये डेफिनेशन इस साल हर हाल में पूछी जाएगी। पिछले 3 साल के अंदर इसको पूछा नहीं गया, 110%। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से पूछी जा सकती है, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से पूछी जा सकती है, दोनों में डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू यू वेयर आर मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड, तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी सेक्टर।
और स्पेसिफिकली जो सेक्टर है उस सेक्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेनबेक्सी कंपनी प्रोड्यूस? जैसे सिप्ला जैसी कंपनी है तो ये कंपनी क्या करती है? मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? मेडिसिन। ओके, कहां से उठाया गया क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स। आप वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख के कंप्लीट और रिवीजन करें, बुक नोटबुक लेके साथ का साथ में लिखते रहें। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।